नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं सीएम सुक्खू ने कार्यक्रम में संबोधन किया है। वहीं कई योजनाओं को लेकर सीएम सुक्खू ने बात की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वहीं इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंखें बंद कर सरकार नहीं चलाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर कार्य करेंगे। टीचरों की कमी पूरी हो। 20,000 पद अभी भरे जा रहे हैं। ऐसे इतने पद कभी नहीं भरे गए। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हमारी सरकार भी चलानी है। जो काम करने वाले उनको पैसे भी देने हैं, पे भी देनी है। तो ये जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये कोई एक जो बीजेपी ने जिस प्रकार से आंखें मूंद कर डबल इंजन की सरकार चलाई, वो बीजेपी वाले जानते हैं कि उन्होंने किस तरह प्रदेश की संपदा को लुटाया है और जो यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट हुई है उसमें प्रदेश के हकों को लुटा दिया। हरोली विधानसभा क्षेत्र के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने करीब 15 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिसमें पालक वाह में 4.74 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का डिप्टी सीएम ने लोकार्पण किया। जबकि करीब 3.5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले ट्रैफिक पार्क का शिलान्यास भी किया गया। पालकवाह में डिप्टी सीएम ने कहा कि ऑडिटोरियम चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही इस ऑडिटोरियम में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। जहां इस ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पे हम आज हरोली में पानी के एक्सचेंज का दफ्तर खोलने जा रहे हैं और पहला एक्सचेंज, पहली डिवीजन जो है पानी की, यहाँ पे सबको पानी से मतलब है। घर में पानी है कि नहीं, खेत में पानी है कि नहीं। और पानी का एजेंडा बहुत बड़ा ऐसा एजेंडा है जो हम लेके आए हैं। 4 महीने के अंदर हमने हरोली के पानी की स्कीम 6 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा की लागत से बना के तैयार कर दी। 4 महीने में आज हम जो हमारा सबसे पिछड़ा गांव है बालिया, जहां पानी की हमेशा दिक्कत रही, आज 7 करोड़ रुपए की लागत से वहां पानी का स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में 12 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली हुई नजर आई, लेकिन ठंडी हवाओं से मौसम काफी सर्द हो गया और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। तापमानों की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर है पूरे प्रदेश में सामान्य ही चल रहे हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो सुमदो में रिकॉर्ड किया गया था -5.1। वहीं अगर मनाली कल्पा यहाँ पर भी जो तापमान है वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए। शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आगामी 5 क्षेत्रों की बात करें, देखिए आज तो प्रदेश में मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। फिर कल 12 तारीख को एक फीवर WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा और इसके चलते जो केवल डिस्ट्रिक्ट हमारे जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और शिमला के जो हाई रिचेज हैं वहाँ पे 1-2 स्थानों में रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही जो हाई रिचेज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के, यहाँ पे हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। बर्फबारी की बात करें तो क्या क्रिसमस पे इस बार उम्मीद कर सकते हैं? देखिए अभी जो फोरकास्ट है वो तो 16 तक है। जैसे इस बार में अपडेट होगी तो हम इसके बारे में शेयर करेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, इसके बाद से क्या कुछ बदलाव देखे जाएंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम? जी बिल्कुल, देखिए मन, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार जो है बर्फबारी की संभावना और बरसात की जो संभावना है वो बनते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार हिमाचल प्रदेश की कई हाई रिचेज
जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, कुल्लू हो, चंबा हो, इवन इसके बाद कांगड़ा और शिमला जैसे कई इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। लिहाजा एक बार फिर जो है ऐसी उम्मीद बन रही है कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, आइसोलेटेड इलाके हैं, वहां बर्फबारी तो कम से कम होगी। हालांकि 13 तारीख के बाद एक बार फिर जो मौसम विभाग की जानकारी है उसके मुताबिक 13 तारीख के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन जो ये दिन है आज के लिए तो खास तौर पर कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि आज कई इलाकों में जो है बर्फबारी और बरसात हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है पारा वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात शिमला की हो, कांगड़ा की हो, न केवल इसका असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिख रहा है बल्कि निम्न और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में जो व्हाइट क्रिसमस होने की भी उम्मीद जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, तो इसका सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा खुशी जो है वो पर्यटन कारोबारियों में देखने को मिल रही है। पर्यटन कारोबारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर व्हाइट क्रिसमस होगा और जिससे हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन क्षेत्र हैं, खासतौर पर मनाली हो गया, शिमला हो गया, यहाँ पर जो है पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों की भी चांदी हो सकती है। जी अमन। कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। हवाओं से मौसम काफी सर्द बना हुआ है, वहीं तापमान में इस दौरान काफी गिरावट देखी जा रही है। पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह का माहौल है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटकों में काफी ज्यादा उम्मीद है मौसम को लेकर, साथ ही पर्यटन कारोबारियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के गांधी चौक पर बीजेपी की ओर से आयोजित आक्रोश रैली में उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत सरकार ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल उचित और कानून के अनुरूप है। मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो देश की मांग थी 370 खत्म हो और जो वायदा था हमारी पार्टी का 1952 से लेकर लगातार, उस वायदे को पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट की मोहर उस पर लग गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला बिल्कुल ठीक था, राष्ट्रपति को अधिकार था, संसद को अधिकार था और 3 पॉइंट पे फैसला है, तीनों में सरकार के स्टैंड को ठीक पाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, राज्यसभा सांसद के पास से अभी तक 300 करोड़ की राशि पकड़ी जा चुकी है और अभियान जारी है। हमें लगता है कि यह आंकड़ा 400 करोड़ को भी पार कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन जनता ने दिया है वो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां और गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य हुआ, ईमानदार सरकार चली, देश का चहुमुखी विकास हुआ है और जहां 3 राज्यों की जीत ने सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 400 पार की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस के नेता 400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर रहे हैं। अंतर इतना ही है, हम 400 सीटें जीतने की सोच रहे हैं, ये 400 करोड़ का काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता बार बार ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। आप देखिए, कांग्रेस की शुरुआत से लेके अब तक घोटाले 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 ही, काला धन और काला धन ही नजर आता है। कृषि उपनिदेशक चंबा डॉक्टर कुलदीप धीमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग को आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 18 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह धनराशि आपदा से प्रभावित किसानों को प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार वितरित की जाएगी और सहायता राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी। इस बार पहली बार हुआ है कि कृषि विभाग के माध्यम से भी किसानों को
जिनका भूमि कटाव हुआ है उनको उसका मुआवजा दिया जा रहा है। इस बार बरसात 9-10 जुलाई को बहुत भारी बरसात हुई थी और किसानों की खेतों का बहुत नुकसान हुआ था। इसमें जिनके खेतों में कोई गाद आ गई है या जिनका कोई नदी नालों से भूमि कटाव हो, उन सभी किसानों को ये राहत राशि दी जा रही है। अभी तक जिला चंबा में हमें 18 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और ये 18 लाख जिन किसानों के खेतों में गाद आ गई थी और उन्होंने गाद उसको निकालना है या निकाली है, तो उसके लिए उनको जो है वो 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से हम अनुदान दे रहे हैं। पर लेकिन प्रति हेक्टेयर नहीं, किसी यहाँ पे ज़मीन बहुत कम है किसानों की, किसी की अगर 1 बीघा है, आधा बीघा भी है, तब भी किसान को उसको 2200 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके लिए किसान ने क्या करना है कि एक प्रार्थना पत्र है जो निश्चित है, वो 1 पन्ने का है, उसको भरना पड़ेगा और साथ में उसमें पटवारी की रिपोर्ट लगेगी। जो संबंधित पटवारी हैं वो लिख के देंगे कि इनका कितना क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। जितने क्षेत्रफल में नुकसान पटवारी लिखेंगे उसके अनुसार या कम से कम जो राशि निर्धारित की गई है वो किसान को कृषि विभाग के माध्यम से दे दी जाएगी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। NH 707 शिमला के पास भूस्खलन होने से जहां स्कूल मैदान और निजी भूमि को भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन होने से NH घंटों से बंद है। कंपनियों की तरफ से बेतरतीब पहाड़ों की कटिंग की जा रही है और नीचे की तरफ कोई भी सेफ्टी न होने के कारण लगातार क्षेत्रीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने सरकार से कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई है। मेरा नाम गणेश शर्मा है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे स्कूल की जो समस्याएं है कि पिछले 15-20 दिन से जो है ये भारी भरकम जो है या युद्ध स्तर पर अपना इन्होंने काम NH का चलाया है RGB कंपनी ने। हमने इनको सोशल मीडिया के माध्यम से या गांव के माध्यम से भी अवगत करवाया था कि आपने बिल्कुल ठीक विद्यालयों के ऊपर जो है ऐसा जो है पॉइंट आपने छोड़ा है जो हमारे लिए कभी भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन्होंने कोई भी सुध नहीं ली और जैसे जैसे नीचे जो है मशीन लगती रही, वाइब्रेट होता रहा और लगभग आज सोमवार को जो है 11 दिसंबर 2023 को सुबह लगभग 7:35 बजे जो है ये स्लाइडिंग हुई है और इतनी भारी भरकम ये स्लाइडिंग है कि चट्टानें जो है हमारे विद्यालयों के अंदर जा चुकी है और इससे हमारे 2 कक्ष डैमेज हो चुके हैं और साथ में जो हेडमास्टर जो हमारा ऑफिस है उसकी भी दीवार ये आप सामने देख सकते हैं, ईंटें जो है क्रॉस करके अंदर आ चुकी है। इस परिस्थिति में तुरंत प्रभाव से मैंने जो है बच्चों को विद्यालय आज भेजना जो है वापस सुनिश्चित किया कि भाई बच्चे विद्यालय ना आए, उनको तुरंत प्रभाव से जो है सड़क से वापस कर दिया गया है। और क्योंकि आना जो है यहाँ पर असंभव है और इस स्थिति में जो है हमारे लिए कक्षाएं लगाना बहुत मुश्किल है। नूरपुर में इंटरनेशनल स्कूल मलकबाल में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं 1 महीने में इस स्टेडियम को तैयार कर इंडोर गेम्स के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस स्टेडियम में कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाएंगे। स्टेडियम में ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ये पहला स्टेडियम किसी स्कूल में बन रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल में बन रहा है और इसके अंदर ये हमारा नर्सिंग एसोसिएशन के जो बच्चे हैं उनसे मैं सवेरे मैडम प्रिंसिपल से बात कर रहा था। 1 फरवरी के बाद जितने भी हमारे हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं सब के सब सुबह 6 बजे यहाँ पे योगा के लिए आया करेंगे। ये स्टेडियम हमारा जो है 1 महीने में बनके तैयार हो जाएगा और अगले महीने हम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद एक स्टेडियम हम यहाँ पे और बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हम बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडोर बास्केटबॉल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और टेबल टेनिस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पहला स्कूल होगा जिसके बाद अपना शूटिंग का रेंज होगा। शूटिंग का रेंज हमारा 1 साल से चल रहा है और पहला स्कूल होगा जिसके अंदर इंडोर बास्केटबॉल होगा, इंडोर बैडमिंटन होगा, इंडोर बॉक्सिंग होगा, इंडोर जूडो होगा, कराटे होगा और रेसलिंग होगा। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसमें अनुराग ठाकुर ने पंचायत वासियों को मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राजस्थान के कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया।
मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों लोगों में एक और जागरूकता करेगी, तो उन लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाएगी जिनको अब तक लाभ नहीं मिला। आप देखिए, देश में लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए, वहीं 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस यानी कि मुफ्त में एलपीजी का सिलेंडर और कनेक्शन मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, हर गांव हर घर को बिजली, तो 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अन्न मिला है। अब जो रह गए हैं उनको ये सुविधाएं देनी है, उनको इन योजनाओं से जोड़ना है और जागरूकता भी फैलानी है। दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं हैं, नमो ड्रोन दीदी जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग मिलेगी, फिट इंडिया कैंपेन को बल मिलेगा, आयुष्मान भारत में नए कार्ड बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के फॉर्म भरवाए जाएंगे, अनेकों योजनाओं में लाखों लाभार्थियों को जुड़ने का और लाभ पाने के अवसर मिलेंगे। हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते, हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। आप कल्पना कीजिए, एक सांसद कांग्रेस का, उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा की नकद, ये तो केवल नकद है जो नोट मिले हैं, 9 अलमारियां 500 की गड्डियों की भरी पड़ी थी, कई जगह नोट पाए गए। कहां ये छपाई करते थे, कहां काली कमाई करते थे। एक और कांग्रेस कहती है नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाती है, ईडी सीबीआई के खिलाफ आवाज उठाती है। अब देश के सामने पिक्चर साफ हो गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के लिए कमाई करने वाले, ये काली कमाई कहां से आती है। तभी तो इनके नेता उनको बचाने के लिए बार बार ईडी सीबीआई की आवाज उठाते हैं, नोटबंदी की आवाज उठाते हैं। अगर इतने ही नोटबंदी के पक्ष में देश की जनता होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती, लेकिन काली कमाई ऐसे ही बंद हो सकती है। लेकिन अभी भी कांग्रेस बाज नहीं आई। आप देखिए, तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी के कितने ही मंत्री जेल में है जिनके पास कितने करोड़ रुपए नकद मिला है। दूसरा, कर्नाटक में अभी उनकी सरकार आई है, 42 करोड़ रुपए वहां पे नकद मिला है। और लालू जी ने तो भैंस का चारा भी नहीं छोड़ा और जॉब के बदले जमीन में भी अरबों रुपए कमाए और जमीनें ली। ये अब देश के सामने आया। अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज उनके 3 मंत्री जेल में है, सांसद जेल में है। ये अपने आप में दिखता है कि ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों और घमंडियों का गठबंधन है। इनकी पोल देश के सामने खुली है और मोदी जी ने क्या दिया है, ये गरीब की पाई पाई का हिसाब लेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट विधायक पकड़े गए। अब भ्रष्ट सांसद जो अपने संसद में सवाल पूछने पर भी पैसे लें, गिफ्ट लें, उनके खिलाफ कार्रवाई देश ने स्वागत किया है इसका। और ये पहली बार नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। चाहे 2005 में कांग्रेस की सरकार के समय ऐसे 14 सांसदों को उस समय भी कार्रवाई ऐसे की गई थी, उससे पहले भी पूर्व में ऐसे कई उदाहरण, उसका उल्लेख पूरे लोकसभा में आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सांसद ना महिला है ना पुरुष, ऐसा नहीं, वो एक सांसद के रूप में देखा जाता है। उसका आचरण, अगर उसमें कोई कमियां पाई जाती भ्रष्टाचार, तो कार्रवाई उचित होनी ही चाहिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द होंगे हाजिर।